हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन हमने शुरू किया है और उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें इतिहास विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया है, जिसका नाम है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। भारत में कंपनी राज्य का विस्तार से मतलब यह है कि जो कंपनी है, कंपनी कौन सी कंपनी की बात हो रही है? ये कंपनी की बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे भारत में बहुत सारे राज्यों को जीता और धीरे धीरे अपना साम्राज्य का विस्तार किया। इसी विस्तार में हम लोग उन दो प्रमुख नीतियों की आज चर्चा करने वाले हैं, जिन नीतियों की वजह से ब्रिटिश शासन के विस्तार में चार चांद लग गए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां मराठों से सालों तक लड़ाई करने के बाद, जहां मैसूर से 30 से ज़्यादा साल में एक राज्य कब्जा नहीं कर पाए, वहां पर ये दो नीतियों ने बहुत सारे राज्यों को एक साथ बिना युद्ध के कब्जा कर लिया। दोस्तों, एक तरफ थी तो अंग्रेजों की युद्ध लड़ने की बात, दूसरी तरफ अंग्रेजों की ये दूसरी नीतियों की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जिन दो नीतियों की मैं आपसे बात करने वाला हूँ, उन नीतियों ने एक कतरा भी खून नहीं बहाया और बिना खून बहाए बहुत सारे भारतीय राज्यों को इन्होंने कब्जे में कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ होगा। बस आज का लेक्चर इसी चीज़ पर पूरा केंद्रित है कि ये नीति आखिर है क्या, कौन लेके आया और इसमें होता क्या था। सेशन की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट आप चेक करिएगा, आपको यूपी बोर्ड के सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप चाहे तो हमारे इन्हीं वीडियो को हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री आपको मिलेंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं सहायक संधि की। सहायक शब्द से समझ में आ रहा होगा ऐसी संधि जो आपकी सहायता के लिए की गई हो, लेकिन वास्तव में ये अपने शब्द की जरा उल्टी ही थी। नाम सहायक संधि था, लेकिन सहायता करने के बदले अंग्रेज पूरा का पूरा राज्य हड़प लेते थे। ये संधि की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली। ये लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली साहब 1798 में भारत आए और भारत के गवर्नर जनरल बने थे। जब ये गवर्नर जनरल बने तभी इन्होंने नीति शुरू कर दी थी, जिसका नाम था सहायक संधि की नीति। अब इस सहायक संधि की नीति में क्या था वो बात कर लेते हैं। जो चीज़ें आपको कम लगेगी उसको भी मैं बता दूंगा कि क्या हुआ करता होगा। रियासतों पर सहायक संधि थोप दी गई थी। क्या थोप दी गई थी, किसने थोप दी गई थी? ये विचार जिस व्यक्ति का था वो था वेलेस्ली का। किसका विचार था? लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, और जो रियासतें इसको नहीं मानती वो अंग्रेजों की दुश्मन बन जाती। सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा भी देती। अब ये पॉइंट जरा आपको समझ में, पढ़ने पर थोड़ा कम समझ में आया, मैं आपको बता देता हूँ। ये वेलेस्ली ने क्या किया, इसने क्या किया, एक सहायक संधि की स्कीम लॉन्च की। इन्होंने बोला कि जो रियासत, छोटी मोटी रियासत के लिए तो वे था भी सही, जो रियासत अंग्रेजों की सहायक संधि मान लेती, उन रियासतों को एक काम करना है कि सबसे पहले तो हमारा एक रेजिडेंट अंग्रेज अधिकारी आपके ऑफिस में बैठेगा, यानी दरबार में बैठेगा। दूसरा, आपको अपनी पर्सनल सेना रखने की जरूरत नहीं, आप सेना हटा दीजिए, सहायक संधि की है तो हम आपकी रक्षा करेंगे। अंग्रेज सरकार आपकी रियासत की रक्षा की गारंटी देता, लेकिन उसके एवज में हमारी अंग्रेजी सरकार जो सेना है उसके ऊपर जो खर्च हो रहा है, जो रखरखाव का खर्च हो रहा है, वो सारा पेमेंट आप करेंगे। और ये पेमेंट बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि अंग्रेजी सेना का खर्च जब बहुत ज़्यादा होता था, अंग्रेजों से अपनी सेना का खर्च वहन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने ये तरकीब लगा ली कि जो सेना हम आपके लिए भेजेंगे उसका रखरखाव का पैसा पूरा आप देंगे। लेकिन अगर कोई राजा उस सेना के रखरखाव का पैसा नहीं दे पाता तो उस साम्राज्य को या तो हड़प लिया जाता उस रियासत को, या फिर उस रियासत के कुछ हिस्से जो है वो उनसे मांग लिए जाते, जितना खर्चा है उतना रियासत का हिस्सा मांग लिया जाता। एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई छोटी सी रियासत, मान लो जो आपके आसपास की रियासत हो, कोई भी रियासत, मान लो लखनऊ की बात कर ले। लखनऊ में तो हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन मैं बात कर लेता हूँ। मान लो लखनऊ के कोई नवाब साहब है। नवाब साहब को अंग्रेजों ने बोला कि एक काम करिए नवाब साहब, आप हमसे संधि कर लीजिए, सहायक संधि,
और अगर नवाब साहब सहायक संधि पर साइन कर लेते, मान लो नवाब साहब ने साइन कर दिया, तो अब जो लखनऊ के जो नवाब हैं उनको ये सेना रखने का अधिकार नहीं था। लखनऊ के नवाब साहब अब सेना नहीं रख पाएंगे, उनके लिए उसके रियासत की, लखनऊ के नवाब के रियासत की रक्षा कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। अंग्रेज की जो सेना उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती है, उसका जो खर्च होगा वो नवाब अपने खर्चे से, अपने खजाने से देंगे। अगर किसी साल नवाब साहब ये नहीं दे पाए तो नवाब साहब के रियासत का उतना ही हिस्सा अंग्रेज ले लेते थे जितने हिस्से से इतना लगान वसूल हो जाए जिससे सेना का खर्च हो जाए। समझ गए आप? तो ऐसा कुछ करते थे। और जो रियासत अंग्रेजों की सहायक संधि मानने से इनकार कर देती, अंग्रेज बोलते कि उसे हमारी सेना का सामना करना पड़ेगा, इसका मतलब युद्ध लड़ना पड़ेगा। और जिन रियासतों को ऐसा लगता था कि वो अंग्रेज से युद्ध में हार जाएंगे, वो इनकी बात मान लेते थे। और जिन रियासतों को लगता था कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं हारेंगे, तो वो युद्ध लड़ लेते थे। लेकिन अंततः अंग्रेजों की ही जीत होती, क्योंकि अंग्रेजी शासन जो थे, सेना थी, वो काफ़ी आधुनिक थी और कई राजाओं के मुकाबले ताकतवर भी थी। बस यही हुआ कि सहायक सेना के रखरखाव के लिए जो है वह कंपनी को पैसा देती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 में, तब उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गया था। ये जो अवध था, अवध के नवाब का नाम सुना होंगे आपने, शुजा-उद-दौला का नाम सुना होगा। तो अवध के जो नवाब थे, ये पुरानी बात कर रहा हूं मैं, तो ये अब जो नवाब थे अवध के नवाब ने सहायक संधि पर साइन कर दी। और अवध के नवाब हर साल इनको क्या कर रहे थे? जो खर्च होता था सेना का, अंग्रेजों की सेना इनकी सहायता कर रही थी, अंग्रेजों की उसी सेना का खर्च उठाने के लिए नवाब तैयार हो गए। लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि हो सकता है नवाब के पास पैसा नहीं था, एक साल पैसा देने से चूक गए नवाब, तो नवाब का आधा राज्य छीन लिया, यह कहकर कि इस आधे राज्य से जो वसूल होगा लगान, वो हमारी सेना का खर्च के लिए होगा, क्योंकि आपने सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, ये लगान नहीं देने पर पूरे राज्य हथिया लेते थे। यही तो तरीका था सहायक नीति का, जिससे राज्य इनने हड़प लिए थे। इसीलिए ये अवध के नवाब का बार बार जिक्र किया जाता है कि इनके साथ दोनों ही बार गलत हुआ। अवध के साथ गलत हुआ सहायक संधि में, अवध के साथ गलत हुआ विलय की नीति में। दोनों की दोनों नीतियों में इसका नाम आएगा, मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा इसको। तो सहायक संधि तो आप समझ गए, लेकिन ध्यान रखना सहायक संधि लेके कौन आया था? लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली साहब लेकर के आए थे, ये ध्यान रखना। विलय की नीति की बात करें तो ये लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी। विलय की नीति अगर कोई लेके आया था तो वो आया था लॉर्ड डलहौजी। एक्चुअल में क्या हुआ था? लॉर्ड डलहौजी साहब ने एक नीति घोषित की थी, क्योंकि तब तक अंग्रेज काफी पावरफुल हो गए थे, और उन्होंने ये नीति घोषित की थी कि जो राज्य अंग्रेजों के अधीन चल रहे हैं, जो रियासतें काम कर रही लगातार, क्योंकि लगभग पूरा देश के सभी राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, लेकिन अंग्रेज का सीधा कब्जा नहीं था, राजा काम कर रहे थे, अंग्रेजों के रेजिडेंट भी बिठा के रखे हुए थे। तो हुआ ये कि ये जो डलहौजी साहब थे, इन्होंने एक नीति घोषित की जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति का सिद्धांत या विलय की नीति का सिद्धांत। इनने क्या बोला कि अगर कोई भी भारतीय रियासत में राजा की संतान नहीं हुई, राजा का कोई उत्तराधिकारी, मेल उत्तराधिकारी मतलब पुरुष उत्तराधिकारी अगर नहीं पैदा होता है, तो ऐसे में राजा की मृत्यु के बाद वो जो शासन है, वो जो रियासत है, वो अंग्रेजी शासन में मिला ली जाएगी। ऐसी संधि इन्होंने थोपी थी। और ये विलय नीति की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े जो रियासतें थी, वो एक एक करके इसमें मिलने लगी बिना किसी लड़ाई के। क्यों? क्योंकि नियम था उसका, पूरे देश पे नियम लागू कर दिया। तो कि गवर्नर जनरल था भाई, इतना तो कर सकता है। अधिग्रहण की आखिरी लहर बोलते हैं इसको, आखिरी लहर। भारत में अंग्रेजी सत्ता को अगर किसी ने विस्तारित कर दिया तो वो लॉर्ड डलहौजी हैं। और सन 1848 से लेकर 1856 के बीच में बहुत सारे राज्यों को इन्होंने एक साथ मिला दिया। डलहौजी ने तो लड़ाई नहीं लड़ी। गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह लहर चली थी। और इस सिद्धांत का तर्क यह था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता जो उसका खुद का हो, कोई दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, दासी पुत्र, कुछ भी नहीं चलेगा, चाचा चाची, मामा मामी, किसी का पुत्र नहीं, आपका अपना ब्लड जो पुत्र है वही चलेगा, अदरवाइज नहीं। इसे अगर नहीं होता पुरुष वारिस तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। ये सिद्धांत लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने।
इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे सतारा 1848 में हड़प ली गई, जैसे संभलपुर रियासत 1850 में हड़प लिया गया, जैसे उदयपुर रियासत 1852 में हड़प ली गई, जैसे नागपुर रियासत जो थी वो 1853 में हड़प ली गई, जैसे झांसी की रियासत 1854 में हड़प ली गई, और धीरे धीरे ये सब अंग्रेजों के हाथ में चले गए। दोस्तों, आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जरूर सुना होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं होने की वजह से उन्होंने दत्तक पुत्र को गोद लिया था और शासन करने बैठ गई थी वो, जबकि उनके पति की मृत्यु हो गई थी। पत्नी को तो अधिकार नहीं था क्योंकि खुद बोलते थे अंग्रेज को केवल राजा ही कर सकता था, तो लेकिन रानी ने उनका विरोध करते हुए अपने दत्तक पुत्र को गोद में बिठा करके शासन शुरू किया। लेकिन अंग्रेज डलहौजी ने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि दत्तक पुत्र को वैलिड नहीं मानेंगे, वो उसका वारिस नहीं है। इस वजह से झांसी को हड़पने का काम किया और हड़प लिया गया। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे इत्तेफाक है कि इन सभी राजाओं के पुत्र ही नहीं थे। दोस्तों, कहीं ना कहीं अंग्रेज यहाँ पर राजनीति भी करते थे। कुछ पुत्र, जैसे झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की आप कहानी सुनो तो उसमें पहले उनको बेटा हुआ था, लेकिन बीमारी के चलते वो उसकी डेथ हो गई थी। ऐसा कहा जाता, सूत्रों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि उसको जहर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे पैदा होते भी होंगे तो शायद अंग्रेज कहीं ना कहीं उस वारिस को खत्म करने के प्रयास भी करते ताकि उस राज्य को, पूरे राज्य को हड़प ले। इसी कारण से ये विलय नीति, इसे हड़प नीति भी कहते हैं, ये काफ़ी फेमस हो गई। और इससे बड़े बड़े रियासतें, जैसे एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथों में चली गई बिना किसी युद्ध लड़े, सीधे के सीधे हाथों में चली गई क्योंकि विलय नीति का सिद्धांत लागू हो गया था। ये वैसे ही वेलेजली का सिद्धांत सहायक नीति था, एक यह था हड़प नीति का सिद्धांत। इसलिए मैंने बोला ना कि इन्होंने, इन दो सिद्धांतों ने, इन दो नीतियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में 4 चांद लगा दिए थे। ये 4 चांद इसलिए बोला था ताकि इसमें बिना युद्ध के अगर आप इतने सारे राज्य मिला लो तो इससे बड़ा शाबाशी वाला काम और क्या ही बताएं। तो कोई भी गवर्नर जनरल इतना अच्छा काम नहीं कर पाया जितना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लेकिन एक बात तो ये भी है कि लॉर्ड डलहौजी की इसी विलय नीति का कारण था कि भारत में जो 1857 की क्रांति है वो हो गई थी। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ये भी था कि लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी उससे सारे राजा जो थे वो खफा हो चुके थे, और इसी वजह से राजाओं ने, नवाबों ने और निजामों ने, इनने मिल करके उनके खिलाफ एक विद्रोह छेड़ा जिसका नाम था 1857 की क्रांति। दोस्तों, इस लेक्चर में हमने 2 खास नीतियों की चर्चा की है। एक का नाम है सहायक संधि जिसे लॉर्ड वेलेजली ने दिया था, दूसरी है विलय नीति जिसे लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। दोस्तों, ये सारे के सारे वीडियो आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में मिल जाएंगे, और अगर आप चाहें तो इनको हमारे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं जिसका नाम है magnetbrains.com। दोनों के दोनों जगह बिल्कुल फ्री है। मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी यह नहीं कहता कि आपको 2 या 4 वीडियो दिखाने के बाद आपसे सब्सक्रिप्शन मांगा जाएगा या कोई पेमेंट लिया जाएगा, क्षमा करें, पेमेंट की हम डिमांड नहीं करते। नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी कूपन कोड जैसी स्कीम लागू करता है। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपको कहता है कि आप जितने भी वीडियो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट प्रोवाइड करता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की टीम बहुत सारे जो है कोर्सेज अवेलेबल करवाती है, जैसे CBSE इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। CBSE इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत जहां मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर के कक्षा 12 तक की सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट कराते हैं। CBSE पैटर्न जो NCERTs होती है वो। हिंदी मीडियम के लिए का क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सभी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। वहीं उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज जैसे NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट, UP बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जेब और केब जैसी परीक्षाओं में की तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से बिल्कुल फ्री आप कोर्स करवाई जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।